जहाँ हम सभी खड़े हैं वो सिर्फ एक भूखंड नहीं है, बल्कि एक जीवंत तीर्थ है। ये वो ऐतिहासिक धरती है जिसकी मिट्टी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और संत विनोबा भावे के आदर्शों और तपस्या को अपने भीतर आत्मसात किया है। जब समाज में आपसी वैमनस्य और हिंसा का अंधकार बढ़ रहा था, ऐसे ऐतिहासिक समय में सन 1970-71 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं विनोबा भावे ने यहाँ प्रवास करके दुनिया को ये संदेश दिया कि सिर्फ हिंसा से नहीं, सहृदयता और संवाद से भी क्रांति जन्म लेती है। आचार्य विनोबा भावे का आचार्य कुल का परिकल्पना मात्र एक संगठन मात्र नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प था। विनोबा भावे ऐसा मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो देश और राष्ट्र के हित में कार्य कर सके। विनोबा भावे ने संकल्प समाज ग्राम दान और भूदान के माध्यम से एक समतामूलक समाज के निर्माण करने का संकल्प था। वर्ष 2024 में मुजफ्फरपुर में आचार्य कुल के इकाई का गठन इस संकल्प के साथ किया गया कि हम विनोबा भावे के आदर्शों को एक हकीकत की धरती देंगे और इससे समाज को एक नई दिशा देंगे, ताकि समाज उनके, और इस कार्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य धर्मेंद्र जी एवं सत्येंद्र पाठक जी का मार्गदर्शन हम लोगों को इस मशाल को जलाए रखने में सामर्थ्य दी, शक्ति प्रदान करती है। विनोबा भावे सिर्फ एक नेता या संत नहीं थे, बल्कि वे एक युग निर्माता भी थे। आज हम यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है, मेरा विश्वास है कि ये सम्मेलन औपचारिक भाषणों का सिलसिला न होकर एक विचार यात्रा होगा और शिक्षाविदों के उपस्थिति में हम आचार्य कुल और भूदान के 1.60 एकड़ पुष्टिकृत भूमि के उचित प्रबंधन के विषय में विचार विमर्श करेंगे। इसका समाज के प्रभाव पर भी विचार विमर्श करेंगे और इसका माध्यम होगा लोकगीत, कविता एवं आपसी संवाद, क्योंकि मेरा मानना है कि कठोर तर्क से अच्छा आपसी संवाद से लोगों के जनमानस में किसी विचार को उतारा जा सकता है। जगत पुकार जा, सिरे अमन पे वार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसार जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो। जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो। सबकी अपनी हो जमी, सबका आसमान हो, सबकी अपनी हो जमी, सबका आसमान हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो। मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो। जय जगत जय जगत
जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। शांति की हवा चले, जग कहे बले बले, शांति की हवा चले, जग कहे बले बले। दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा। सिर अमन पे वार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसार जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। जय जगत जय जगत जय जगत। आधुनिक भारत के इतिहास में भूदान आंदोलन केवल एक सुधारवादी कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला एक आध्यात्मिक और सामाजिक प्रयोग था। संत विनोबा भावे के सर्वै भूमि गोपाल की के उद्घोष को बिहार की माटी ने न केवल आत्मसात किया बल्कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड को अहिंसक क्रांति की प्रयोगशाला बना दिया। यह प्रतिवेदन मुजफ्फरपुर के आचार्य कुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर पूर्व कुलपति धर्मेंद्र जी के नेतृत्व एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र पाठक जी के परामर्श से आचार्य कुल की स्थापना 2024 में से लेकर वर्तमान 2026 के सम्मेलन तक की यात्रा आचार्य कुल और भूदान की वर्तमान स्थिति का लेखा जोखा है। आंदोलन के बीच तेलंगाना के पोचमपल्ली से आंदोलन का बीज तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू हुई। यह यात्रा मुजफ्फरपुर में एक जन आंदोलन बनी। जिले के जमींदारों और किसानों ने संत विनोबा जी के आह्वान पर 5,646 एकड़ 65 डिसमिल जमीन सहर्ष दान किया। मुसहरी का संघर्ष जब 1960 के दशक में मुसहरी नक्सल हिंसा से प्रभावित था तब संत विनोबा एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रेम और न्याय के माध्यम से यहाँ ग्राम स्वराज का संकल्प लिया। आचार्य कुल बौद्धिक चेतना का रक्षक आचार्य संत विनोबा भावे द्वारा स्थापित आचार्य कुल इस आंदोलन की आत्मा है। मुजफ्फरपुर और मुसहरी में इसकी भूमिका निम्नलिखित रही है। शांति सेना के तर्ज पर आचार्य कुल के सदस्यों ने दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया। ट्रस्टीशिप का प्रसार बुद्धिजीवियों और शिक्षकों के माध्यम से समाज में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जीवित रखा। आचार्य विनोबा जी एक लोकनायक एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सहयोग। मुसहरी के अशांत दौर में आचार्य कुल के कार्यकर्ताओं ने भूमिहीनों को संगठित करने और उन्हें कृषि के आधुनिक गुण सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न स्रोतों के अनुसार सांख्यिकी विश्लेषण मुजफ्फरपुर जिला आज आवश्यकता है बुजुर्गों का, मैं बराबर कहता हूँ कि और परिवार के अभिभावकों का कि बच्चों को ये कहें कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का सृजन करें और उद्देश्य को संकल्पित करें कि हमको करना है। उद्देश्य होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, संकल्पित होने का प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास में परिवार का, समाज का, देश का योगदान होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक करेक्ट नहीं बनेगा, चरित्र नहीं बनेगा। ये मेरा बेहतर अनुभव है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ऐसी बैठकें, ऐसा कार्यक्रम जगह जगह होना चाहिए और ये गाँव लोगों में जाए
कि समाज का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लड़का कैसा हो, लड़की कैसा हो, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये कहने से काम की आवश्यकता है। आज जब प्रोफेसर आप रहे हैं डॉक्टर पांडे, ये जो पढ़ाते थे, आज जो पढ़ाई हो रही है क्या वैसा है? नहीं है। मैं प्रोफेसर था, रात में 3-3 घंटा पढ़ता था, और तब कह लो कि मैं 2 घंटा क्लास देता था यूनिवर्सिटी PhD क्लास में। आज मैं वैसा नहीं देख रहा हूँ। ये कमी हो गई है। इस कमी में हम लोगों का भी योगदान है, गार्जियन का उदाहरण है। हम लोग केवल फिजिकल मीन्स के आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ है। आप देख रहे हैं आज का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, समाजी सिचुएशन क्या है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन जब तक हम आप नहीं करेंगे कि कहने से काम नहीं चलेगा, सारी बातें हुई। इसलिए मेरा एक आप लोग से आग्रह है कि बच्चों में इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ कैसे हो। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ यानी हम में शक्ति क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, ये ग्रोथ बच्चों में अनावश्यक है। बच्चों की पता नहीं चलता है, सारी बात नहीं होती है। अपना कमजोरी वो उधर नहीं कर पाता है कि हमने क्या शक्ति है, नहीं पता चलता है। इसलिए हम बड़ा वोकल हैं सब दिन कि ये आवश्यकता है कि बच्चों में ये जागृत हो कि तुम में शक्ति है तो कुछ कर सकते हो। मैं बच्चों को कहता हूँ स्काई इज द लिमिट, और फॉर दैट यू विल हैव टू लिव हार्ड। तो स्काई इज द लिमिट मैंने हमको उड़ना है, उद्देश्य बनाओ, उसके लिए प्रयास करो, और प्रयास के लिए सपोर्ट चाहिए। इसलिए वैचारिक, सैद्धांतिक और कैरेक्टर चारित्रिक विकास कैसे हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं यही 2-3 बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो जहाँ हैं ऐसा करना चाहें। आचार्य विनोबा भावे जी के उद्देश्यों को, उनके ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी आचार्य कुल के सभी सदस्यों को इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी 2 लाइन उनके बारे में कि आचार्य विनोबा भावे जी महान संत थे, महान दार्शनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके साथ ही महान शिक्षक भी थे और भूदान आंदोलन के प्रणेता भी थे। तो ऐसे महान विभूति को मैं सशक्त नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनको मैग्से अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। और जहाँ तक भूदान आंदोलन का सवाल है, जब आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी में हमारे किसान भूखे मर रहे थे, हम आर्थिक रूप से हम तंगी को झेल रहे थे, उस स्थिति में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। तो उसमें भूस्वामी जो होते थे, जिनके पास बहुत ज़मीनें होती थी, उनसे उनके ज़मीन के कुछ भाग को लेकर के और भूमिहीन किसानों को देने की उन्होंने सोची कि ताकि भूमिहीन किसान किसानी करके अपना जीवकोपार्जन कर सकें और जीवन यापन कर सके और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। सर्वोदय की बात भी उन्होंने की कि हर एक अंतिम पायदान तक के लोगों को, हर समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों को एक समान शिक्षा हो, एक समान आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध हो, ऐसी सोच उनकी थी। और मैं यहाँ के सभी लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए बोलना चाहूँगी कि उनकी भी यही सोच होनी चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान तक, अगर समाज निचले वर्ग का ही क्यों ना हो, उनको भी एक समान, उनका भी विकास हो, एक समान शिक्षा हो और एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी एक साथ विकास कर पाएँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, उनकी जो शिक्षा नीति थी, शिक्षा के बारे में वो जो सोचते थे कि थ्योरेटिकल शिक्षा तो होनी ही चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिकली शिक्षा भी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि लोग शिक्षित हो तो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी जीविका अर्जन कर सके। तो ऐसी शिक्षा, अगर प्रैक्टिकली शिक्षा, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं जहाँ तक मैं अपने आप को समझ पाई हूँ कि साइंस में अगर आप थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसके साथ अगर प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और प्रैक्टिकल अगर हम समझते हैं तो अपने आप हम चाहेंगे तो अपने आप को कहीं अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रैक्टिकली रूप से हम जीविकापार्जन भी कर सकते हैं। तो ये उनकी सोच थी। और आज की जो शिक्षा नीति है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि विनोबा भावे जी से प्रेरित होकर उन्होंने नई शिक्षा नीति को अपनाया। और इसमें है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि बच्चों को लगे ही नहीं कि मैं शिक्षित हो रहा हूँ, वो पढ़ते पढ़ते, शिक्षा लेते लेते ऐसा कुछ कर जाते हैं, बन जाते हैं। साइंस के क्षेत्र में भी छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं उनको, आचार्य विनोबा भावे जी को तहे दिल से उनकी सोच के लिए, उनके उद्देश्यों के लिए आज मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। इन सभी चीज़ों को हमेशा हम लोग ध्यान रखें तो सच्चे अर्थ में इनको हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। और सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, देखिए, मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन हिमालय से हम सभी सीखें कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से, दियो ना अपने प्राणों से तुम
सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने करीब 58,000 किलोमीटर तक पदयात्रा की थी भूदान आंदोलन में, और 44 लाख एकड़ ज़मीन उन्होंने दान में लिया था। तो ये चीज़ उनसे प्रेरणा लेना है और उनके उद्देश्यों को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर हम सभी आगे बढ़े। मोनानाथ सिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, जो झारखंड प्रदेश से चल कर आए हम लोग के बीच में, और आचार्य कुलम के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप पढ़िए, आचार्य विनोबा भावे की पुस्तक है गीता प्रवचन, उपनिषदों पर उनकी समीक्षाएं हैं, और एक निबंधों का महत्वपूर्ण संकलन है जीवन और शिक्षण। जीवन और शिक्षण। आचार्य विनोबा भावे भारत के उन तपस्वियों में, आध्यात्मिक सन्यासियों में एक हैं जिसके कारण भारत विश्व में पहली पंक्ति में खड़ा हुआ, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे के आचार्य कुल की परिकल्पना केवल अपने तक नहीं, बल्कि उपनिषद के उस वाक्य को आचार्य कुल के साथ जोड़ा कि अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि केवल आत्म कल्याण से नहीं, बल्कि उन्होंने जय जगत का नारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया। विनोबा भावे का दूसरा मंत्र है हमारा लक्ष्य विश्व शांति। आज विश्व तृतीय युद्ध के मुहाने पर बैठा हुआ है, और आप सभी संपूर्ण विश्व ऐसे त्रस्त है। आज हमें विनोबा भावे के इन सिद्धांतों पर अमल करने की जरूरत है। विनोबा भावे ने कहा संपत्ति संचय पर जोर मत दो, तप और त्याग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। आधुनिक काल में हमारे आध्यात्मिक नेताओं ने नारियों के उत्थान के रास्ते खोल दिए। विधवा विवाह, बाल विवाह, इन सबों का उन्होंने उन्मूलन किया, जिसमें राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती का नाम उल्लेखनीय है। इसी में अग्रणी है आधुनिक युग के विनोबा जी। विनोबा ने भी नारियों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, विनोबा के बात को बस 2 लाइन में अंकित करना चाहूँगी, जो सबों से अलग है। विनोबा ने कहा कि ईश्वर सद्गुणों की खान है और नारियाँ ईश्वर के बिल्कुल करीब है, क्योंकि उनमें ये गुण अधिक मात्रा में होते हैं, उच्चतम मात्रा में होते हैं। तो नारियों को अपने गुणों का उत्थान करके ईश्वर के करीब जाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात विनोबा ने कही, जिस पर इंगित करना, जिसको सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि निब है तो उन्हें अपने गुणों को समझा करके, अपने स्त्री शक्ति को समझ करके उसका उत्थान करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। कि आचार्य विनोबा भावे को हम लोग आचार्य कुल परिवार के माध्यम से याद कर रहे हैं और उनके कृतित्व को स्मरण कर रहे हैं। और इस स्मरण को तो हम लोग तो कर ही रहे, हम लोग तो कुछ जानते भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस देश की शक्ति युवा शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। उनके बीच इस मैसेज को जाना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ। विनोबा जी जो कर रहे थे, देश हमें देता है बहुत कुछ, हमें भी कुछ देना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हमें भी कुछ देना चाहिए। इस भाव को लेकर समाज में काम करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर दो, कुलपति हों, नेता हों, चिकित्सक हों, किसी भी क्षेत्र में किसान हो, जहाँ भी जो काम कर रहे हैं, इस भाव से काम करें कि भारतीय संस्कृति हमारी परोपकारः पुण्याय की है, बस सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, अर्धनारीश्वर की है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति है।
जब यहाँ के नागरिक निर्वैर होंगे, निर्भय होंगे और निष्पक्ष होंगे। कोई भी नागरिक निर्वैर, निर्भय और निष्पक्ष कब होगा? विनोबा जी ने कहा, आत्मा का अस्तित्व और शरीर के अस्तित्व के अंतर को वो समझ पाएगा। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं केवल शरीर नहीं हूँ। जब उसकी वृत्ति ये हो जाएगी आत्मा से आत्मा की देखने की, स्वयं से स्वयं की बात करने की, स्वयं से स्वयं को समझने की, तब वृत्ति जागृत हमारी होगी कि आत्मा के लिए हम योग करेंगे, शरीर और परिवार के लिए हम उद्योग करेंगे और समर्थ राष्ट्र के लिए सहयोग की भावना की वृत्ति का विकास करेंगे। इस प्रकार से आचार्य कुल अध्यात्म विज्ञान की समन्वय की दृष्टि से काम करता है। आचार्य कुल की ये मान्यता है, अकेला विज्ञान कुछ नहीं कर सकता, अकेला अध्यात्म कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिल जाएगा तो सर्वोदय की स्थापना होने में पल भर भी देर नहीं लगेगी। अध्यात्म विज्ञान को मिलना होगा। अकेला विज्ञान गतिशील है लेकिन अंधा है, और अकेला अध्यात्म दूरदृष्टि रखता है लेकिन वो लंगड़ा है। तो वही अगर अलग अलग रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। विनोबा जी ने कहा दोनों को मिलकर काम करना होगा। इसलिए विनोबा जी का सूत्र है, अध्यात्म जोड़ विज्ञान बराबर सर्वोदय, विज्ञान जोड़ राजनीति बराबर सर्वनाश। विनोबा जी ने दिया। आचार्य कुल गणित की भी परिभाषा विनोबा जी के अनुसार अलग निवेदित किया है कि आज समाज में 49 बराबर 0 और 51 बराबर 100 मान लिया जाता है। कहा यह बड़ा विरोधाभास है। 51 जो हो गया तो 100 के बराबर हो गया और 49 हो गया तो 0 हो गया। यह ठीक नहीं है, गणित की परिभाषा बदलनी होगी। आचार्य कुल मानता है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा, 1 जोड़ 1 2 होगा। लेकिन यहीं तक ये गणित नहीं है, गणित यहाँ तक है 1 जोड़ 1 बराबर 1, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। और विनोबा ने कहा हमारा गणित है 1 1 बराबर 11 भी होता है। जहाँ गणित 1 1 11 करता है, ये नवीन गणित को आचार्य कुल प्रतिपादन करता है।